ये है कहानी सायो की। एक ऐसा लड़का जो अपनी क्लासमेट आयका से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसे हर जगह ऐसे फॉलो करता जैसे कोई वफादार कुत्ता। उसे पूरी उम्मीद थी कि अगर वो बस उसके पीछे पीछे चलता रहेगा तो शायद एक दिन आयका भी उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन एक दिन रोज की तरह जब वो अपनी डेली स्टॉकर रूटीन पर था, अचानक पास की ग्राउंड से एक बॉल उड़ती हुई आकर उस पर लगती है। उसी झटके में जैसे उसके अंदर की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वो आयका के लिए बस एक अजीब सा स्टॉकर बन चुका है। उसी वक्त आयका पास आती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन बात यही नहीं रुकती। आयका उसे साफ कह देती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है और अब वो चाहती है कि सायो उससे दूर ही रहे। और हैरानी की बात ये कि सायो बिना कुछ कहे चुपचाप मान भी जाता है। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही हम मिलते हैं की से, आयका की बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा की तरह सायो को ताना मारती है कि अगर वो यूं ही करता रहा तो आयका उसे और ज्यादा नापसंद करने लगेगी। बातों ही बातों में क्लास टीचर क्लास में आती है और चौंक जाती है ये देखकर कि सायो आज बड़ी ही शांति से अपनी सीट पर बैठा है और हाँ, आयका को परेशान भी नहीं कर रहा, क्योंकि आम दिनों में तो वो आयका की सीट के आसपास ही मंडराता रहता था जैसे कोई पालतू जानवर। कुछ देर बाद जब सायो स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है तभी आयका और की उसे देख लेती हैं। आयका सीधा कह देती है कि उसे अब उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन सायो बेहद कूल अंदाज में कहता है कि वो तो बस वॉशरूम जा रहा था और आराम से आगे बढ़ जाता है। तभी एक ग्रुप के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि उसके और आयका के बीच आखिर चल क्या रहा है। सायो उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आज उसका मूड थोड़ा बदला हुआ है। और जब वो शीशे में खुद को देखता है तो दोस्तों से पूछता है, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे आयका से प्यार करता हूँ? लड़के कहते हैं, भाई इतना तो साफ है कि तू उससे प्यार करता है और तू तो उसके लिए जी रहा है। ब्रेक टाइम में जब आयका उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और जवाब मिलता है कि वो अपना खाना खरीदने जा रहा है, तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है, क्योंकि हर दिन वो आयका से खाना मांगता था, ऐसे जैसे कोई लाडला पप्पी। तभी जैसे ही वो खाने बैठने वाला होता है, एक लड़की अचानक उसके पास आती है और पूछती है, तुम ही सायो हो ना? सायो थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे उस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लड़की खुद को रीना कहती है और चली जाती है। जब सायो वापस क्लास में आता है तो वही लड़का जो पहले उसे चिढ़ा रहा था फिर से मजे लेता है। तभी रीना भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। सायो के दिमाग में बस एक सवाल, ऐसी लड़की यहाँ क्या कर रही है? दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, लेकिन तभी क्लास में लड़कियां आती हैं और सायो फौरन आयका को सब समझाने की कोशिश करता है। मगर जब वो देखता है कि आयका थोड़ी खफा है तो बिना कोई और बात किए उसे बस यूं ही जाने देता है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आयका फिर से सायो को इग्नोर करती है और उसका ध्यान भटकता है, जिससे वो बास्केटबॉल गेम में हार जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो चेहरा धोने जा रहा होता है तो की फिर से सामने आ जाती है और तंज मारती है, दूसरी लड़कियों को ढूंढ रहा था क्या, जैसे कोई चीटर, और साथ ही रीना के बारे में बात करती है। जब सायो सुनता है कि रीना ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है तो वो उसी बॉयफ्रेंड से बात करने निकल पड़ता है, ये जानने के लिए कि रीना क्या सोचती है। वो सुनता है कि रीना का एक्स अपने दोस्तों से कह रहा है, शायद मेरे टाइप की लड़की तो आयका जैसी हो। ये सुनकर सायो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तभी की आती है और फिर से उसे छेड़ती है, क्या बात है भाई, रीना वाली बात को लेकर परेशान है क्या? तभी सायो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन रीना बीच में आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। की मजाक करती है, अच्छा तो अब सब क्लियर कर ही दो कि क्यों तूने अपने एक्स से ब्रेकअप किया। की फिर बोलती है, उस लड़के की तो सोच ही खराब होगी जो इतनी बढ़िया लड़की को छोड़ दिया। रीना अब और सहन नहीं कर पाती, वो गुस्से में कहती है, कृपया दूसरों के एक्स को जज करना बंद करो, और वहाँ से भाग जाती है। सायो उसके पीछे दौड़ता है और तभी रास्ते में एक प्यारी सी लड़की से टकरा जाता है जो कुछ सामान लेकर जा रही थी। जब वो माफी मांगने की कोशिश करता है, वो लड़की घबराकर बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सायो की मुलाकात रीना से होती है, वो सबसे पहले उससे की कही बातों के लिए माफी मांगता है और फिर खुलकर बताता है कि जैसे सब अफवाहों में कहते हैं, हाँ उसे आयका बहुत पसंद थी, लेकिन अब इतने बार ठुकराए जाने के बाद उसे लगने लगा है कि अब वक्त है आगे बढ़ने का। फिर वो रीना से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। रीना बताती है कि उसने सुना था कि उसके एक्स ने कहा था कि आयका जैसे लड़कियां ही उसके टाइप की होती हैं, और भले ही रीना को वो वैसे पसंद नहीं करता था, फिर भी ये सुनना उसे काफी तकलीफ दे गया। इसलिए अब वो चाहती थी कि उसका एक्स भी वही दर्द महसूस करे जो उसने किया। इसी दौरान सायो भी पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब एक लड़की ने उसे इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था कि जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा तो वो सीधे उड़ता हुआ आयका के पास पहुंचा, लेकिन आयका ने बाकी सबकी तरह उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि उसका हाथ थामा और वहीं से शुरू हुआ उसका एकतरफा प्यार। सायो कहता है कि भले ही आयका उससे प्यार ना करती हो, लेकिन वो दूर से भी उसका साथ दे सकता है ताकि वो खुश रह सके। रीना के जाने से पहले सायो उससे कहता है कि ये सिर्फ उसका एक्स नहीं था जो ऐसा था, शायद हर लड़के में कुछ ना कुछ वैसा ही होता है। स्कूल में सायो कहता है कि उसने रीना से कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी थी, बस उसके साथ बिताया गया समय ही उसके लिए एक इनाम जैसा था। तभी वही पुराने लड़के
फिर से उन्हें चिढ़ाने आते हैं, लेकिन सायो हंसी में उड़ा देता है, अरे भाई मत डिस्टर्ब करो, हम दोनों अभी अभी तलाक ले रहे हैं। बात खत्म भी नहीं होती कि तभी आइका अचानक सायो के घर पहुंच जाती है और कहती है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर उसे और भी ज्यादा अजीब बना रहा है, क्योंकि वो अब अजीब नहीं लग रहा। सायो सारी बातें साफ कर देता है और एक बार फिर उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी, लेकिन आइका एक बार फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है। इस बार सायो पहली बार उसे उसके नाम से नहीं बुलाता और पूरे सम्मान के साथ माफी मांगता है कि उसने इतने वक्त तक उसे परेशान किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सायो की बहन, जो छुपकर सब कुछ सुन रही थी, उन्हें बीच में टोक देती है। इसलिए सायो उस पल को वहीं खत्म करता है और आइका को घर छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में आइका उससे पूछती है कि आखिर वो उससे और क्या कहना चाहता था। सायो बताता है कि अब वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बस चाहता है कि वो दोनों नॉर्मल क्लासमेट्स की तरह रहें। साथ ही वो थोड़ा मजाक में पूछता है कि क्या उसकी कोई ऐसी फ्रेंड है जो सायो के टाइप की हो। ये सुनते ही आइका का चेहरा गिर जाता है। वो नाराज, उदास और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सायो की से कहता है कि शायद अब वाकई आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और सीट बदले जाने को वो एक नई शुरुआत की तरह देख रहा है। की उसे टोकती है, तो अगर तू वाकई सीरियस है तो ये भी समझ कि आइका के पास कभी कोई दोस्त नहीं थे, सिर्फ तेरे चक्कर में तू हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहा। ये सुनकर सायो की सोच और भी मजबूत हो जाती है। अब वो सच में उसे दूर से सपोर्ट करेगा ताकि वो खुश रह सके। ब्रेक में वही पुराना लड़का यामाजाकी सायो से पूछता है कि क्या वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा डाउन नहीं लग रहा। सायो मुस्कुराकर कुछ बोलता है और क्लास से निकल जाता है। रास्ते में हम मिलते हैं रिन से, जो कि स्कूल की मोरल पब्लिक कमेटी की तेज तर्रार प्रेसिडेंट है। सायो को एहसास होता है कि वो जिस लड़की से पहले टकराया था, रिन उसी से जुड़ी है। वो रिन से माफी मांगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसे रोकती है और बताती है कि वो लड़की दरअसल लड़कों को लेकर बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है और इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही थी। सायो फिर से चलने लगता है, लेकिन रिन इस बार उसे पकड़कर सीधे स्टूडेंट काउंसलिंग रूम ले जाती है और वहाँ उसे बताती है कि उस लड़की का नाम है यूयू इनातोमी। यूयू मोरल कमेटी की मेंबर थी, मेहनती, अनुशासित और पूरी तरह रिन की तरह समर्पित। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभी उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था और वो एकदम से नेगेटिव सोचने लगती थी। इस पर सायो कहता है कि हो सकता है ये सब रिन जैसी शानदार प्रेसिडेंट को काम करते देखकर ही ऐसा फील करती हो। रिन हल्की सी मुस्कान के साथ मानती है कि उसे भी कभी कभी लगता है कि वो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, क्योंकि जब वो उन लड़कियों को मोटिवेट करने की कोशिश करती है तो वो जवाब में कहती हैं, तुम तो प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे लिए तो सब आसान है। यानी कि उनके लिए रिन की बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचती हैं कि रिन उन्हें समझ ही नहीं सकती। सायो तब एक दिलचस्प सलाह देता है, मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, बस उनके कंधे पर एक हल्की सी थपकी दो और पास खड़े रहो। एक लीडर का इतना साथ ही बहुत होता है। वो आगे जोड़ता है कि क्योंकि रिन उनके लिए एक बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेड फिगर है, इसलिए सिर्फ उसकी मौन सपोर्ट से भी उनका आत्मविश्वास वापस आ सकता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है, रिन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन सायो, जो अब उस बातचीत से बचना चाहता है, झूठ बोलता है, मेरा नाम यामाजाकी है। अगले दिन सायो अपनी बहन के साथ कुछ सामान स्टूडेंट काउंसिल के रूम तक पहुंचाने में मदद कर रहा होता है। तभी कैडे, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट, देखती है कि आइका एक बार फिर अकेली जा रही है। वो सायो से कहती है, जाओ अब इस बार एक ढंग की बातचीत कर लो। दोनों जब मिलते हैं तो माहौल इतना टेंशन से भरा होता है कि कोई कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप साथ चलते हैं। स्कूल तक पहुंचते हैं। वहीं के सायो को बताती है कि मोरल कमेटी की प्रेसिडेंट रिन उसे गुस्से में ढूंढ रही है। सायो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिन खुद बाहर निकल आती है और सामने से उसका सामना करती है। वो सीधा सवाल करती है, तुमने झूठ क्यों बोला और अब ब्रेक में काउंसलिंग रूम आ जाना। जब ब्रेक टाइम आता है तो सायो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले माफी के तौर पर कुछ खाने का सामान देता है। रिन उससे पूछती है, झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। सायो जवाब देता है, सोचो जरा, अगर कमेटी की किसी लड़की को मेरा असली नाम पता चल जाता तो कितना झंझट होता। और वैसे भी यामाजाकी नाम देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसे एक छोटी सी बातचीत में मैं तुमसे काफी इंप्रेस हो गया था। इतने में यूयू अपनी हिम्मत जुटाकर कहती है, शायद यामाजाकी सच में इंप्रेस हो गया होगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। सब थोड़ा हंसते हैं, लेकिन रिन तब सायो को बताती है कि उसने उसे वहाँ इसलिए नहीं बुलाया था। असल में वो चाहती थी कि यूयू उस दिन की अपनी हरकत के लिए सायो से माफी मांगे। यूयू फिर सायो से दिल से माफी मांगती है और कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी अपने अंदर के पुरुषों को लेकर डर को दूर करने की। क्लास में लौटते वक्त सायो देखता है कि आइका अब दूसरी लड़कियों से घिरी हुई है और जब की उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ बैठेगा तो वो मना कर देता है। मन ही मन सोचता है, शायद असल वजह यही थी कि आइका के कभी दोस्त नहीं बन पाए, मैं ही तो था।
जो उसकी दुनिया को सीमित कर रहा था। उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट केडे उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाती है और बिना समय गंवाए उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाकर स्कूल में किसी काम के लिए अप्लाई किया है। सजा के तौर पर उसे एडमिन वर्क में लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ यूयू रिन से कहती है, जब मैंने सायो से माफी मांगी तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाया। रिन को सायो की दी हुई सलाह याद आती है और वो भी बस यूयू के कंधे पर एक हल्की सी थपकी देती है, बिना कोई बड़ा भाषण दिए। अगले दिन आयका की नई फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, क्या हम आज तुम्हारे घर आ सकते हैं? तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत ही प्यारी है। प्लान तय हो जाता है और तभी के सायो से पूछती है, तू भी चलेगा ना? सायो की नजरें सीधा आयका की तरफ जाती हैं, उसकी इजाजत का इंतजार करते हुए। लेकिन सायो को आयका से जो जवाब मिलता है वो सीधा और सख्त होता है। वो कहती है कि अपनी छोटी बहन के पास वो किसी ऐसे लड़के को भटकने भी नहीं देगी। स्कूल से लौटते वक्त जब सायो घर की ओर जा रहा होता है, आयका अचानक उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो सच में उनके घर नहीं आने वाला। लेकिन उससे पहले कि सायो कुछ जवाब देता, रीन आ जाती है। उससे कुछ पर्सनल बात करनी होती है। आयका कुछ नहीं कहती और चुपचाप सायो को रीन के साथ जाने देती है। रीन बिना घुमा फिराए सायो से पूछती है कि यूयू की माफी के बारे में उसका असली विचार क्या है। सायो साफ साफ कहता है कि उसे लगा यूयू की माफी सिर्फ एक बहाना थी ताकि वो ये कह सके कि अब वो लड़कों के सामने अपनी असहजता को दूर करने की कोशिश करेगी, और ये सब बस इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो रिन जैसी किसी इंसान के सामने खड़ी थी जो उसके लिए एक प्रेरणा थी। कुछ दिन बाद की सायो से पूछती है कि आयका से उसने अब तक एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। सायो जवाब देता है कि उसे लगता है अगर उसने आयका से अभी बात की तो शायद वो उसके नए फ्रेंड सर्कल के साथ जो छोटी सी प्रगति कर रही है वो सब फिर से बर्बाद हो जाएगा। तभी हम मिलते हैं ससाकी से। वो फुल ऑन स्कूल का हैंडसम फुटबॉल क्लब मेंबर टाइप लड़का है। वो सायो को आयका की छोटी बहन की कुछ तस्वीरें दिखाता है जो उसने उनके घर के बाहर क्लिक की थी। फिर वो खुद की बहन को भेज देता है क्योंकि ससाकी की बहन को ओनी-चैन सिंड्रोम वाला भाई भाई क्रश होता है। ब्रेक टाइम में सायो अकेला खाना खा रहा होता है जब यामाजाकी उसे अपने फ्रेंड ग्रुप में खाने के लिए बुलाता है। सब साथ बैठकर खाते हैं और लड़कियां उससे मजाक में पूछती हैं कि इतने टाइम आयका के आसपास रहने के बाद क्या उसके साथ कुछ सीरियस हुआ। फिर वो पूछती हैं कि जब रीना उससे इंटरेस्टेड थी तब क्या कुछ हुआ था उनके बीच। सायो कुछ जवाब देता इससे पहले ही आयका गुस्से में वहाँ पहुँचती है और उसे खींचकर एक अलग जगह ले जाती है। सायो कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता कि आयका इतनी नाराज क्यों है। तभी आयका उससे सवाल करती है कि वो ऐसी लड़कियों से क्यों बात कर रहा था। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में जलन और परवाह की झलक दिखती है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सायो की के साथ बात कर रहा होता है जब अचानक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हयातो वहाँ पहुँचता है और उसे एक प्राइवेट बातचीत के लिए ले जाता है। हयातो कहता है कि इन दिनों कैडे काफी उलझन में है क्योंकि सायो में जो अचानक बदलाव आया है वो उसे बेचैन कर रहा है। कैडे को लगता है कि कहीं न कहीं वो खुद जिम्मेदार है क्योंकि शायद उसकी कही कुछ बातें ही थीं जिनकी वजह से उसका छोटा भाई अपनी युवाओं की बाहर छोड़कर एकदम बदल गया। सायो उसकी बातों को समझता है और हयातो के साथ उस जगह पर जाता है जहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचकर सायो अकेले अपनी बहन से बात करता है। वो कहता है कि उसे अपने फीलिंग्स बताने में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बदलाव उसके अंदर आए हैं वो उसने खुद चुने हैं। कैडे जवाब देती है कि उसे लगता है उसकी वजह से ही सायो ने उस लड़की के लिए उम्मीद छोड़ दी जिससे वो प्यार करता था। लेकिन सायो मुस्कुराता है और कहता है कि अब बस बहुत हो चुका क्योंकि उसने कभी अपनी बहन को किसी प्यारी और सौम्य बड़ी बहन की तरह देखा ही नहीं, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो अब बदलने की कोशिश करे। भाई बहन की ट्यूनिंग कभी कभी ऐसी ही होती है। जैसे ही वो दोनों ये बातचीत कर रहे होते हैं, आयका अचानक गुस्से में वहाँ आ जाती है और सायो से कहती है कि वो अपनी बहन से ऐसे बात करने के लिए माफी मांगे। सायो फिर सीधा पूछ लेता है, क्या तुम सच में इतना लंबा रास्ता सिर्फ इसलिए तय करके यहाँ तक आई हो क्योंकि तुम मेरी फिक्र कर रही थी? आयका कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ साफ झलक रहा होता है। वो चुपचाप पीछे मुड़ती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन की कहती है कि शायद वो पिछले कुछ दिनों में सायो के साथ थोड़ा ज्यादा कठोर हो गई थी। आयका थोड़ी झिझक के साथ उसके सामने माफी मांगती है और कहती है कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसकी छोटी बहन सायो के साथ इतनी जल्दी घुल मिल गई थी। पिछले कुछ दिनों से सायो के बदले बर्ताव के बाद जब वही दोस्त फिर से आयका के घर आते हैं तो की कहती है कि आयका पिछले कुछ वक्त से कुछ उदास सी लग रही है। ऐसा लगने लगा था कि जब से सायो ने उसका पीछा करना बंद किया है, आयका में कोई खालीपन सा आ गया है। आयका खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों परेशान है, लेकिन की बड़ी साफगोई से कहती है, शायद दिल के किसी कोने में सायो तेरे लिए वाकई में मायने रखता था। वो आगे कहती है कि शायद अब वक्त है कि आयका भी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए और सायो के लिए अपनी तरफ से कुछ करे। उधर कैडे सायो से कहती है कि उसे अब अपना हेयर कट करवा लेना चाहिए क्योंकि अब उसका लुक
थोड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। सायो हंसते हुए जवाब देता है, पहले मैं हर काम इसलिए करता था ताकि आयका को इम्प्रेस कर सकूं, और जब अब वो जिम्मेदारी नहीं रही तो बाल कटवाना भी भूल गया। क्लास खत्म होने के बाद आयका थोड़ी झिझक के साथ सायो से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सायो उसकी कोशिश को समझ नहीं पाता और सीधा अपने टिफिन के साथ अकेले खाने निकल पड़ता है। लेकिन तभी रिन आती है और कहती है, चलो हमारे साथ खाना खाओ। यूयू चाहती है कि तुम भी उसके साथ बैठो। वहाँ हमें आया से मिलवाया जाता है, यूयू की बचपन की दोस्त, जो सायो की यूयू से नजदीकी को लेकर थोड़ी असहज होती है। खाने के बाद रिन सायो से पूछती है कि उसे यूयू के अंदर आया ये चेंज कैसा लग रहा है। सायो उसकी बजाय आया के बारे में पूछता है। रिन बताती है कि आया कुछ यूयू के लिए एक मम्मी मुर्गी टाइप की प्रोटेक्टिव फ्रेंड है। वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए बहुत पजेसिव है। रिन आगे कहती है कि सायो जैसा सोच रहा है वैसा आया बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसने कभी सायो को बुरा नहीं समझा, क्योंकि वो जानती है कि सायो ने ही यूयू को उस डर से बाहर निकलने में मदद की है जो वो लड़कों को लेकर महसूस करती थी। रिन कहती है कि सायो ने सिर्फ यूयू की मदद नहीं की, बल्कि उसने रिन को भी एक नई नजर दी कि कैसे वो अपनी टीम को सपोर्ट कर सकती है। जब रिन सायो की बहन का नाम लेती है तो सायो चौंक जाता है और पूछता है, क्या आप मेरी बहन को जानती हैं? रिन मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, मिडिल स्कूल से जानती हूँ। वो तब एकदम बिगड़ैल लड़की टाइप थी जिसे कोई नहीं सुधार सकता था। कुछ समय बाद सायो देखता है कि ससाकी थोड़ा परेशान है, क्योंकि उसकी छोटी बहन लगातार उसे कॉल कर रही है और सवालों से बमबारी कर रही है। तू कहाँ है? किसके साथ है? फिर ससाकी सायो को एक साइड ले जाकर सीधा पूछता है, तेरा और आयका का आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि अब ससाकी आयका में सीरियसली इंटरेस्टेड है। ये सब सुनकर सायो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आयका और ससाकी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। जब वो जाने ही वाला होता है, आयका उसे रोकती है और पूछती है, तू लंच टाइम में आखिर जाता कहाँ है? सायो साफ साफ कह देता है, आजकल मैं मोरल कमेटी की लड़कियों के साथ खाना खा रहा हूँ। आयका के चेहरे पर एक उलझी हुई सी एक्सप्रेशन आ जाती है। वो पूछती है, तो अब तू हमारे साथ नहीं बैठेगा? उस पल सायो दिल से सोचता है कि शायद वो आयका और ससाकी को साथ देखकर खुद ही पीछे हट गया है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, आयका रुककर पुरानी यादों में डूब जाती है और कहती है, शायद मैं उस दिन तुझसे बात ही नहीं करती अगर तेरे बाल काले रंग के ना होते। ये सुनते ही सायो एक दुकान की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ काले रंग का हेयर डाई नहीं मिलता, तो वो डार्क ब्राउन कलर ले लेता है। अपनी बहन की मदद से वो रातों रात अपने बाल फिर से रंग लेता है, जैसे पुराने सायो की एक झलक वापस आ रही हो। अगले दिन वो देखता है कि उसके एग्जाम रैंकिंग में भारी गिरावट आई है। वो अब पहले जैसा टॉपर नहीं रहा। शायद वजह ये है कि अब वो पहले की तरह आयका के पीछे नहीं भाग रहा, इसलिए मोटिवेशन भी कम हो गया है। जब वो ओवरऑल टॉपर्स की लिस्ट देखता है तो चौंक जाता है। आयका अब टॉप 3 में है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद वही वजह था कि आयका पहले कभी ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि पहले उसकी रैंक 27 थी और उसकी खुद की 32, लेकिन अब वो पेस्टीटवे नंबर तक गिर चुका है और आयका आसमान की ओर बढ़ चुकी है। कुछ दिन बाद आयका की फ्रेंड्स फिर से कहती हैं कि वो उसके घर आना चाहती हैं, क्योंकि उसकी छोटी बहन इतनी क्यूट है। इसी दौरान ससाकी मजाक में पूछता है, इस बार सायो को बुलाया जाएगा या नहीं? पिछले कुछ दिनों में आयका और सायो के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। जो पहले हर पल आयका के आसपास मंडराता रहता था, अब वही लड़का जैसे खुद में सिमट गया था। लंच के बाद सायो देखता है कि कुछ लड़कियां क्लासरूम के बाहर आयका के बारे में बात कर रही थी। जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की तो एक लड़की डर के मारे चीख मार देती है। सायो इस पर मजाक करता है और वो लड़कियां शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ जब आयका और सायो स्कूल की ओर जा रहे होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो चलते चलते अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी सायो देखता है कि एक गाड़ी तेजी से उनके पास से गुजरने वाली है, जिससे आयका पूरी तरह भीग सकती थी। बिना सोचे समझे सायो आगे बढ़कर आयका को ढक लेता है और खुद पूरी तरह भीग जाता है। स्कूल पहुंचने पर सायो अपनी सीट पर ही बेहोश हो जाता है। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया था। होश आने पर टीचर उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जब वो नर्स रूम की ओर जा रहा होता है उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे एक याद घेर लेती है। मिडिल स्कूल का एक सीन जब वो जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता था। उसी दौर में जब एक दिन उसका लंच गिर गया था, तब उसने उस लड़की को देखा था जिससे वो आने वाले कई सालों तक प्यार करता रहेगा। नर्स रूम में नर्स लड़कियों से कहती है कि सायो की हालत ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। क्लास में रिन अचानक सायो को ढूंढती हुई आती है। जब उसे पता चलता है कि वो बीमार है तो की कहती है कि वो सायो की बहन को बताएगी और दोनों मिलकर उसे देखने जाएंगी। जब दोनों उसे देखने आती हैं तो देखती हैं कि सायो बिस्तर पर बेसुध सा पड़ा है। सायो माफी मांगता है कि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। जब आयका उसकी तबीयत चेक करने के लिए उसके माथे को छूना चाहती है तो वो मना कर देता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ, इसलिए मत छूना। लेकिन जब उसकी बहन और रिन वहाँ आती हैं, तो वो बिना किसी झिझक के उन्हें पास आने और उसका माथा छूने देता है। कुछ दिन बाद पहले दिखी ब्लॉन्ड लड़की फिर से सायो से बात करती है। जब वो आयका को देखती है तो सीधा उसके पास जाती है और एक बात रखने की कोशिश करती है। वहीं वो अपना नाम बताती है, क्लॉडीन, और कहती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने की कैंडिडेट है और आयका से
उसे सपोर्ट करने को कहती है। सायो बिना झिझक उससे पूछता है, तुम चाहती हो कि आइका बस तुम्हारी प्रचार प्रसार वाली पोस्टर गर्ल बन जाए? फिर वह कहता है कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि आइका उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, और अगर लोग सोचने लगे कि असली कैंडिडेट आइका है लेकिन असल में तुम हो, तो वोटर्स बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं। ये सुनते ही क्लॉडीन गुस्से से तिलमिला उठती है और आइका पर ही भड़क जाती है। फिर वहाँ बनती भीड़ के सामने कहती है कि वो फिलहाल के लिए वहाँ से जा रही है। इसके बाद जब सायो दोपहर का खाना ढूंढ रहा होता है तो यूयू उसे बुलाती है कि आकर उसके साथ खाए। रिन भी कहती है कि उसे उनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अब तक वो एक भी लड़का फर्स्ट या सेकंड ईयर से अपने ग्रुप में नहीं जोड़ पाई है। खाना खाते वक्त यूयू उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। और ये बात सुनते ही कमेटी की बाकी लड़कियां एकदम जलभुन जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट काउंसिल और मोरल कमेटी की ओर से एक घोषणा होती है। आने वाले हफ्तों में मिडिल स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स इस हाई स्कूल का विजिट टूर करेंगे ताकि वो आगे के लिए अप्लाई कर सकें। इस आयोजन के लिए जिन छात्रों के पास क्लब एक्टिविटी नहीं है, उन्हें एक वॉलंटियर गेम में हिस्सा लेना होता है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन गाइड बनेगा। इस गेम में सायो और आइका दोनों हिस्सा लेते हैं। भाग्य से सायो वॉलंटियर बनने से बच जाता है, लेकिन आइका उतनी लकी नहीं होती। तभी ससाकी, जो कि आइका में इंटरेस्टेड है, अपनी जगह किसी और से बदलकर खुद वॉलंटियर बन जाता है ताकि आइका के साथ ज्यादा समय बिता सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारा प्रोटैगनिस्ट सायो एक पुरानी किताबों और मैगजीन की दुकान में काम कर रहा है। अपनी ड्यूटी के दौरान वो दूर से देखता है कि कुछ मिडिल स्कूल के लड़के एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत बीच में दखल देता है और बच्चे से किसी फैमिली मेंबर का नंबर पूछता है ताकि उसे बुलाया जा सके। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ पहुँचती है, बिल्कुल मैच्योर और शांत दिखने वाली, जिसे देखकर सायो अंदाजा लगाता है कि वो शायद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगी। अगले दिन जब वो अकेले बैठा होता है, काइडे उसे पूछती है कि क्या उसे रिन की इन्विटेशन मिली थी मोरल पब्लिक कमेटी में शामिल होने की। काइडे आगे कहती है कि अगर वो उस कमेटी में नहीं गया तो स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काउंसिल किसी ऐसे हाथों में जाए जिसे कोई जानता ही ना हो। शाम को वही लड़की जो कल आई थी दुकान पर फिर से आती है। सायो थोड़े नर्वस अंदाज में कहता है कि वो बहुत मैच्योर लगती है, जिससे वो थोड़ा घबरा गया था। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कि पहली बार किसी ने उसे ऐसा कहा, वरना लोग हमेशा कहते हैं कि वो अपनी उम्र से ज्यादा क्यूट या बच्ची लगती है। थोड़ी बातचीत के बाद वो सायो को उस दिन की मदद के लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि उससे बात करके उसे बहुत कुछ समझ आया, क्योंकि